मीरा जी और राकेश जी की 3 बेटियां और एक बेटा है। दोनों बड़ी बेटी छाया और माया शादीशुदा हैं और अपनी अपनी गृहस्थी संभाल रही थी। तीसरे नंबर पर बेटा नवीन है और उसकी शादी भी हो चुकी है और अपने पिता राकेश के साथ दुकान संभालता है। और सबसे छोटी बेटी राशि जो अभी शादी करके विदा हो गई। राशि की विदाई कर थका हुआ घर मीरा जी खूब रोने के कारण भारी हो गए फटे सुर में कहती जा रही हैं। सास नंदे चालाक होती हैं। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर राशि कहीं उन लोगों को अपनी साड़ियाँ ना दे दे। मेरी सास तो मेरी पेटी खाली करा ली थी। बहुत समझाया है राशि को, पर वह आजकल की लड़कियों की तरह चतुर नहीं है और मीरा जी की दृष्टि अपनी बहू राधा पर गई। सास की नज़र परख राधा रसोई में जा छिपी। लंबी रसोई के दूर वाले कोने में दोनों बुआ बैठी थीं। मीरा जी के शासन में इनकी यह दशा है। राधा को आते देख बड़ी बुआ बोली, तनिक सुस्ता लो, ननद के ब्याह में तुमने गजब का काम किया। राधा को थकान से हरारत हो रही थी। बुआ, अम्मा जी कहती हैं मैंने कुछ भी सही ढंग से नहीं किया। भौजी के रंग ढंग देखते हमारी उम्र गुजर गई दुल्हन। उन्हें अपनी सास जल्लाद लगती थी, अब तुम चालबाज लगती हो, वह तो यही कहेंगी। इसी क्षण मीरा जी अपना थुल-थुल शरीर संभाले रसोई घर में घुसी। राधा और बुआओं को एक साथ देख तमक गई। राधा, यहाँ डटी हो? थकान से मेरा सिर फट रहा है, तेल मालिश कर दो, तनिक ठीक हो जाए। दोनों बुआ समझ गई राधा का उनके पास होना मीरा जी को चालबाजी लगती है। राधा अम्मा के पीछे चल दी। मीरा जी बिस्तर पर छा गईं। वे सांप और बिच्छी क्या समझा रही थी तुझे? बड़ी बुआ सांप, छोटी बुआ बिच्छू। नहीं तो? खूब समझती हूँ, नंदे जहर की पोटली होती हैं। कल ही चलता कर दूंगी। सास का संपर्क डेंजर जोन होता है। तथापि बहू थोड़ा मुस्कुरा दी कि मीरा जी की तीनों बेटियां भी जहर की पोटली। बहू की मुस्कान का अर्थ समझ मीरा जी की चमड़ी चुनचुनाने लगी। क्यों मुस्कुराई? तुम्हारी नंदे गऊ की तरह हैं। हाँ अम्मा, गऊ। मीरा जी को लगा राधा के अनुमोदन में रहस्य छिपा है। गर्दन अकड़ाकर बोली, छाया और माया दोनों 2-4 दिन में चली जाएंगी। घर की आखिरी शादी थी, दोनों को चैन देना है। दामादों को अंगूठी ठीक रहेगी। बुआ को भी कुछ। मीरा जी का चेहरा बागी दिखने लगा। बिना लिए वे दोनों टलने वाली नहीं। नेग में बहुत साड़ियाँ आई हैं, उन्हीं में से दे देंगे। यह ठीक ना होगा अम्मा जी, यह उनका भी मायका है। जब भाई की बेटियां विदा होने लगे तो मायका उनका हो जाता है। राधा आगे न बोल सकी। हफ्ते बाद नवीन राशि को लेने गया, पर ससुराल वालों ने नहीं भेजा। नवीन राशि को लिए बिना लौट आया। अम्मा, राशि की बड़ी ननद अमेरिका से आई हैं। वह राशि के साथ थोड़ा रहना चाहती हैं। इतनी दूर से बार बार आना नहीं हो पाता। मीरा जी का सिर घूम गया। ये अमेरिका वाली तो बड़ी हठीली है। पहली बार गई है राशि, अभी उसे ससुराल में अच्छा ना लगता होगा। बेटा, तुम ले आते उसे। राकेश जी बोले, राशि अब उस परिवार की बहू है, वह हमारे अनुसार नहीं ससुराल वालों के अनुसार चलेगी। जैसे हमसे रिश्ता खत्म हो गया। राधा को तुम नेक सलाह देती हो ना, बहू को ससुराल वालों के हिसाब से चलना चाहिए। मीरा जी ने फटकार दिया। सीधी बात को उलझाया ना करो और बहू का बहुत पक्ष ना लो। सिर पर बैठेगी और बुढ़ापे में एक लोटिया पानी ना देगी। बेटियां पूछ ले तो पूछ ले। जब छाया और माया मायके आती हैं, न माँ की सेवा करती हैं न काम में मदद। उनके आने पर मीरा जी खास तर्क सतर्क हो जाती हैं। बेटियों की सुख सुविधा में कमी ना रहे। तब भी मीरा जी को गुमान है बेटियां बुढ़ापा पार कराएंगी। राशि अगले सप्ताह आ गई। मीरा जी उसके बैगों की गुप्तचरी में लग गई। 3 दामी साड़ियाँ नदारद। मीरा जी, साड़ियाँ सास ने हड़प ली? नहीं अम्मा, मैंने बड़ी ननद
जेठानी और सासू माँ को एक एक दे दी। बेटी की नादानी मीरा जी को नागवार लगी। इतना सिखाकर भेजा पर तुझे अकल ही नहीं। अम्मा, भाभी जब पहली बार आई थी तो तुमने उनकी 3 साड़ियाँ रख ली थी, छाया दीदी, माया दीदी और अपने लिए। मुझे लगा सासू माँ जबरन रखे, इससे बेहतर है मैं अपनी इच्छा से ही उन्हें दे दूँ। यह क्या कि माल भी जाए और नाम भी ना हो। इसी तरह लुटाती रहो तो सास नंदे तुम्हें कंगाल बना देंगी। हाँ, कह देती हूँ, अभी सब नया नया है, इसीलिए तुम्हें सब हरा ही दिखाई देता है। जल्दी ही पता चलेगा सास नंदे जहर की पोटली होती हैं। राशि हंसती। तब कहो अम्मा, मैं और तुम जहर की पोटली हैं। मैं भाभी की ननद, तुम सास। पता है मुस्कुराकर जुर्म कर रही है, लेकिन राधा मुस्कुरा दी। मीरा जी मुस्कुराहट सह न सकी। राधा, सिर में ना बैठी रहो, चाय बनाओ। अच्छा अम्मा। राधा चाय बनाने चली गई। इधर मीरा जी राशि को मंत्र देती रही कि वह ससुराल में गुलाम बनकर नहीं, मालकिन बनकर रहना सीखे। जब खुद उन्होंने राधा को गुलाम से अधिक कभी नहीं माना। बहू मायके जाए या ना जाए या कब जाए, यह मीरा जी तय करती हैं। गर्मी की छुट्टियों में राधा के मायके में सभी भाई बहन एकत्र होते हैं कि सबसे मिलना हो जाएगा। इधर यही समय राधा की नंदों के आने का होता है। मीरा जी उसे जाने की अनुमति नहीं देती। जब राधा मायके जाती है तब भाई बहन जा चुके होते हैं। एक दिन उसने मीरा जी से कहा था, जाने दो ना अम्मा, शादी के बाद मैं अपने भाई बहनों से कभी ठीक से नहीं मिली हूँ। अम्मा का स्पष्ट जवाब, तुम्हें अब हमारी सुविधा इच्छा देखना चाहिए। तुम्हारी दोनों नंदे साल भर में आती हैं, पर उनका ख्याल नहीं, भाई बहनों का बहुत ख्याल रखती हो। छाया और माया के आगमन पर राधा दिन भर चूल्हा संभालती है। नवीन बड़े बड़े झोले लिए बाजार दौड़ता है। छाया और माया का पूरा समय ताश, सैर सपाटे, बाजार में गुजरता है। इस बार राशि 6 माह बाद मायके आई। माँ और भाभी के लिए साड़ी लाई। मीरा जी से नहीं देखा गया। मेरे लिए तो ठीक है, पर भाभी की चमची ना बनो। अम्मा, भाभी को भी लगे कि उनका कोई ध्यान रखता है। वो हम सबका हमेशा ध्यान रखती हैं। बहू की लगाम जितना कसो उतना ही कायदे में रहेगी। भाभी ने कभी कायदा तोड़ा है अम्मा? ये बहस करना ससुराल में सीखा? हाँ, मैं बहू बनी तो पता चला बहू की कुछ भावनाएं होती हैं। वह मान और सम्मान चाहती है। मेरी बड़ी ननद अमेरिका लौट गई, पर छोटी के नखरे, उसकी जूठी ताली तक मैं उठाती हूँ। मीरा जी सदमे में, राशि, तुम उसकी गुलाम नहीं हो, पर बहू तो हूँ। बहू को ये सब करना चाहिए। अपने ही घर में देखती हूँ अम्मा। राधा भाभी, दामाद जी से कहो तुम्हें अपने साथ ले जाएं। अच्छी पोस्ट में है, तुम क्यों दबोगी इस छुटकी ननदिया से? वे ले जाना चाहते हैं, पर सासू माँ कहती हैं कुछ दिन हमारी सेवा करो, फिर उसके बाद चली जाना। तुमने फेरे सासू माँ के साथ लिए हैं? बिटिया, तुम अपनी सास की लगाम कसो। मीरा जी राधा की लगाम कसना चाहती हैं और चाहती हैं कि बेटी अपनी दुराचारी सास की लगाम कसे। नहीं अम्मा, आपके दामाद तो अपनी माँ के सामने मुंह नहीं खोलते हैं। ऐसे भक्त हैं अम्मा के। प्रभु, मैं चलूँ अम्मा? भाभी का काम मैं हाथ बटा दूँ? 4 दिन को आई हो, सुस्ता तो लो। अम्मा, यहाँ आदत बिगाड़ लूँगी तो ससुराल में अखरेगा। सुबह 6 से रात 12 तक काम और काम। राशि, तुम्हारी तो मजदूर से भी हालत खराब है। दोनों भाभी और ननद इस समय रसोई में थी। राधा पूछने लगी, सच कह रही हो क्या राशि? भाभी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वे अच्छे लोग हैं। मैं अम्मा को महसूस कराना चाहती हूँ कि वे जो व्यवहार तुम्हारे साथ करती हैं वही बेटी के साथ हो तो कैसी आग लगती है। पर तुम अम्मा से ये सब नहीं बताओगी। आगे आगे देखो होता है क्या। साल भर बाद राशि अपने 2 माह के बच्चे को लेकर मायके आई। मीरा जी जल्दी ही मुख्य मुद्दे पर आ गई। राशि,
बरही में मैंने काफ़ी सामान भेजा था। सास ने तो नहीं हड़प लिया? उन्होंने नहीं हड़पा, मैंने ही सब उन्हें सौंप दिया था। ये बोले बेटा हुआ है तो सबका नेक बनता है। सास, दोनों नंदों और जेठानी को हम लोगों ने सोने की अंगूठी दे दिए। मीरा जी पर गाज गिरी, बेसहुर, कंगाल हो जाएगी। ना देती तो इनको बुरा लगता। अपनी बड़ी बहनों को देखो, पति को मुट्ठी में रखती हैं। कुछ सीखो। स्त्रियों की मनोवृत्ति विचित्र होती है। बेटी को पढ़ाती हैं, पति को मुट्ठी में रखो। बहू को आरोप देती हैं, यह मेरे बेटे को मुट्ठी में रखती है। अम्मा, यह गुण तो हमें आता नहीं, तुम्ही से जाना है। पहली संतान, वह भी पुत्र हो, तो सास नंदों को कुछ देना चाहिए। अंश हुआ तब तुमने भाभी से बाली उतरवा लिए थे। दोनों जीजी और जीजाजी को क्या क्या दिलवाया था। राशि के द्रोह में मीरा जी की नींद उड़ा दी। दोनों बड़ी बेटी माँ का निर्देश मानती हैं, लेकिन राशि हौसले पस्त किए देती है। लड़की का यही आचरण रहा तो बेजुबान बहू की जुबान गज भर लंबी हो जाएगी। गजब कर रही है लड़की। गर्मी में मीरा जी ने तीनों बेटियों को बुलवाया। छाया और माया ने योजना बना ली, लेकिन राशि तो मानो उल्टी चाल ही चलेगी। फ़ोन कॉल किया, उसकी तबीयत खराब चल रही है। संभव हो तो भैया भाभी कुछ दिनों के लिए आ जाएं, मदद मिल जाएगी। अगर भाभी नहीं आ सकती हैं तो वह अपनी सास और छोटी ननद को बुला लेगी। अब मीरा जी के सामने बड़ा चक्कर है। बहू जाती है तो छाया और माया के स्वागत में भारी कमी होगी। नहीं जाती है तो राशि की सास ननद बेटी के घर के ठाट का आनंद लेंगी। उसकी मदद तो एक ना करेगी। राधा को भेजना ही पड़ा। गृहस्थी की थकान उतारने आई छाया लटपटा गई। हम आए और भैया और भाभी गायब। यह क्या है अम्मा? राकेश जी ने स्पष्ट किया। तुम्हारी भाभी राशि की मदद के लिए गई है छाया। यहाँ का काम तुम, माया और तुम्हारी अम्मा मिलकर संभाल लोगी। दोनों बहनों के चेहरे दुखी हो गए। छाया को बेइज्जती जैसा कुछ महसूस हुआ। यहाँ भी चूल्हा फूकूं? यह राशि को अभी बीमार पड़ना था। गृहस्थी का अपार काम और बहू गायब। मीरा जी को तत्काल समझ में आ गया कि बहू के बिना वे घर नहीं चला सकती। काम करने की आदत नहीं तो जोड़ों में पीड़ा हो गई। छाया और माया रसोई में घुसी, खाना कम बनाती, राधा और राशि को अधिक कोसती। जल्दी छाया ने बहाना किया, अम्मा हम लोगों की घूमने की योजना है, यहाँ का देख सुन लिया, अब जाना है। मीरा जी उदास हुई, रुको ना, फिर छुट्टियाँ खत्म हो जाएंगी और जाना नहीं हो पाएगा। माया जान गई कि छाया बहाना दिखाते हुए भाग रही है, तो उसने भी बहाना कर लिया, माया तुम भी? मुझसे तो 2 आदमी का खाना नहीं बनाया जाता, आदत छूट गई है। तो भाभी को बुलाओ, वहाँ जमकर बैठ गई हैं। राकेश जी ने कहा, तुम लोग जाना चाहती हो तो जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, यहाँ का हम दोनों संभाल लेंगे। बरस हुए अकेले नहीं रहे, अब देखिए अकेले रहने का क्या मज़ा और क्या परेशानियां होती हैं। परिस्थिति में भारी उलटफेर हुआ। ना सैर सपाटा, ना बेटियों के लेन देन को लेकर मीरा जी ने हड़कंप मचाया। और अब खाली घर, 2 प्राणी। मीरा जी सामर्थ्य भर काम करती, पर काम पूरा ना हो पाता। राकेश जी ने अलग हौसले तोड़ने वाली बात कर दी, तुम जिन लड़कियों का यशोगान करती हो, लो वे पीठ दिखा गई। चाहती तो हो भीतर की भड़ास निकाल कर तबीयत हल्की कर लो, पर झिझक हो रही है ना। होती हैं कुछ स्त्रियां, सेवा बहू से लेती हैं, श्रेय बेटियों को देती हैं। मैंने बार बार तुम्हें कहा कि जो बहू हमारा इतना काम करती है, उन्हें न सराहो तो कोई बात नहीं, पर परेशान भी ना करो। बाहर वाले मदद को नहीं आएंगे, यही लोग काम देंगे, तो क्या हम उन्हें थोड़ा सा प्रेम और महत्व नहीं दे सकते? अमर बेल का स्वभाव जानती हो, जिस पेड़ पर चढ़ती हैं उससे अपना पोषण लेती हैं और उसे सुखा देती हैं। फिर कहता हूँ बहू से सहारा लो, पर उसे नौकरानी ना बना दो। वह विद्रोह कर दे तो हम इस बुढ़ापे में क्या करेंगे? उसके हाथ पैर मजबूत हैं, हमारे थक रहे हैं। बेटा और बहू अलग हो जाए तो वे अपना काम चला लेंगे, हम अकेले नहीं चला सकेंगे। छाया और माया को देख लिया ना, फिर मैं उन्हें भी दोष नहीं देता। अपनी गृहस्थी बसाने के बाद
वे तुम्हारी गृहस्थी का बोझ अपने ऊपर नहीं ला देंगी। काम बहू ही आएगी। पर तुमने कभी उसे महत्व नहीं दिया। उसे स्नेह और महत्व दो तो वह तुम्हारी सेवा मन से करेगी। देखो, मशीन के कलपुर्जों की देखभाल न करो तो एक दिन वे काम करना बंद कर देते हैं। बहू तो इंसान है, उसकी इच्छाएं हैं, अधिकार है। मीरा जी सुनती रही पति की बातें। शायद वे पहली बार चित्त देकर सुन रही हैं, वरना बेटियों को अपना बल मानने वाली वे धीरज से किसी की नहीं सुनती हैं, मनमानी करती हैं। इस वक्त खुद को दुर्बल पा रही हैं और पति की बातों में उन्हें सार दिखाई दे रहा है। यही वजह रही वापस आए बेटे बहू से पूछने की। उन्होंने पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आवाज़ नम है, लहजा नरम। राधा ने सोचा था अम्मा एकदम दंगा कर देंगी कि यहाँ लड़कियाँ तंग हुई और यह आनंद लूटने गई थी, लेकिन तस्वीर बहुत भिन्न। राधा ने बताया, राशि ने बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दी। कैसी है उसकी तबीयत? यह बताना कठिन था। कैसे बताए कि राशि बेहद तंदुरुस्त है। घर उसे सौंप दामाद जी के साथ मनाली निकल गई कि भाभी तुम लोग कुछ दिन यहाँ एकदम फ्री होकर रहो। अम्मा जान ले तुम्हारे बिना घर नहीं चल सकता। दोनों दीदी एक दिन अम्मा की सेवा नहीं कर सकती। मीरा जी ने दोहराया, बेटा राशि ठीक है ना? बेटा हंसा, ठीक है अम्मा, तुम कैसी हो? दुबला गई हो? अचरज, अम्मा हंस दी। बुढ़ापा है, दुबलाएंगे ही ना। मैं तुम लोगों के लिए चाय बना दूँ? चाय मैं बनाऊंगी अम्मा, आप इनसे राशि के हाल समाचार पूछो। राधा हाथ मुंह धोने के लिए स्नान घर की तरफ चली गई। मीरा जी जाती हुई बहू को देख रही हैं। हाँ, थोड़ा स्नेह, थोड़ा विश्वास दो तो ये पराए घर की बेटियां पेट जाई बेटियों से अधिक अपनी हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। राकेश आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। शाम के 5 बजे राकेश ने फ्लैट की घंटी बजाई। वैसे तो हर रोज तुरंत फ्लैट का दरवाज़ा खुल जाता था। ऑफिस से राकेश का घर आने का समय रोज यही 8 साढ़े 8 बजे का होता है। नेहा फ्लैट की घंटी बजते ही समझ जाती थी कि पति आ गए हैं। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, दरवाज़ा नहीं खुला। राकेश ने फिर से घंटी बजाई। कुछ देर बाद नेहा ने दरवाज़ा खोला और बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे में वापस चली गई। राकेश ने देखा कि आज हॉल की लाइट भी नहीं जली है। घर में अंधेरा है और किचन में छोटी बत्ती जल रही थी। राकेश हैरान हो गया। हॉल की लाइट राकेश ने जलाई। लाइट जलते ही राकेश ने नेहा की आंखों में आंसू देखे। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? राकेश ने नेहा से पूछते हुए हॉल की बड़ी बड़ी लाइट जलाई। पति के पूछते ही नेहा फूट फूट कर रोने लगी। राकेश ने उसे हौसला दिया। क्या हुआ, बताओ तो सही। यूं रोने से कुछ हल नहीं निकलेगा। राकेश ने नेहा को अपने सीने से लगाया। 3-4 मिनट के बाद नेहा का रोना बंद हुआ। पल्लू से आंसू पोंछे लेकिन कुछ कहा नहीं। राकेश ने पीने को पानी दिया। नेहा ने पानी पिया और फिर रोने लगी। नेहा को बार बार रोते देख राकेश चिंतित हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नेहा को क्या हो गया है। नेहा, कुछ तो बोलो, ऐसे रोने से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। कुछ देर बाद नेहा ने कहना शुरू किया, आपको मालूम है कि डॉली की शादी है। डॉली की शादी? मेरे पास तो कोई खबर नहीं है। मुझे भी शाम को पता चला। राकेश कमाल हो गया कि न तुम्हें और न मुझे बताया। अगले सप्ताह डॉली का विवाह है। 6 महीने पहले मंगनी हुई और मुझे किसी ने फ़ोन तक नहीं किया। डॉली नेहा की छोटी बहन है। डॉली सब प्यार से बुलाते हैं। घर का नाम है दीपा। नेहा के माता पिता आर्थिक रूप से संपन्न थे। अमीर श्रेणी में गिनती होती है। कॉलेज में पढ़ते नेहा को साथ में पढ़ने वाले राकेश से प्यार हो गया। राकेश
मध्यम वर्ग परिवार से था। नेहा के परिवार ने विवाह की मंजूरी नहीं दी थी। फिर नेहा ने राकेश से कोर्ट मैरिज की। समाज में मुंह दिखाने खातिर विवाह को स्वीकार तो कर लिया, परंतु राकेश और नेहा से दूरी ही रखी। राकेश को जमाई का दर्जा नहीं मिला। वो इज्जत और खातिरदारी ससुराल में कभी नहीं मिली जिसका वो हकदार था। राकेश ने हकीकत को समझ स्वयं ही अपने ससुराल से दूरी ही रख ली। लेकिन नेहा का मन नहीं मानता था। वो अपने मायके जाती थी। उसे इस बात की कभी शंका नहीं हुई कि उसे मन से भुला दिया गया है। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए और अपनी बिरादरी में इज्जत की खातिर नेहा को सम्मान दिया। समय बीता और दूरी रख ली। राखी और भाई दूज के त्यौहार भी सिर्फ औपचारिकता ही होकर रह गए। भाइयों का न्योता आना बंद हो गया। फिर भी उसका मन नहीं मानता था और स्वयं ही मायके चली जाती। राकेश ने ससुराल जाना बंद कर दिया क्योंकि वहाँ उसे साथ अनचाहे मेहमान की भांति व्यवहार किया जाता था, जिस कारण वह अपमानित महसूस करता था। अमीरी और गरीबी ही दो परिवारों के बीच दूरी का कारण बनी। नेहा का मायका बहुत अमीर है, यह सत्य है, परंतु राकेश गरीब तो नहीं है, मध्य वर्गीय है। अपनी और नेहा की हर ज़रूरत पूरी हो जाती है। 2 कमरों का फ्लैट जहाँ रहते हैं लोन पर लिया, जिसकी मासिक किस्त जाती है। कार भी है, उसकी भी मासिक किस्त जाती है। आवश्यकता की हर सामग्री घर में है, परंतु विलासिता की नहीं। उसकी साली डॉली का रिश्ता हुआ और अब शादी है। इसकी खबर नेहा और राकेश को नहीं दी। नेहा सदमे में आ गई, लेकिन राकेश को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। नेहा, तुम्हें किसने बताया? चाची जी ने आग लगाने के लिए बताया। जब 6 महीने पहले रिश्ता पक्का हुआ तब क्यों नहीं बताया? आज भी ना बताती तो अच्छा होता। राकेश की आवाज़ में नाराज़गी थी। अगर चाची ना बताती तो मुझे मालूम भी नहीं पड़ता, तुम्हारा दिल भी नहीं टूटता। मुझे घर का सदस्य नहीं मान रहे। बिल्कुल सच, आज तक मुझे जमाई नहीं माना और तुम्हें बेटी समझना छोड़ दिया। समझने से क्या होगा? उनकी बेटी हूँ, कोई नहीं जुटला सकता। कानूनी रूप में तुम उनकी बेटी हो और मैं जमाई, परंतु जबरदस्ती तुम उनके मुंह से यह बात निकलवा नहीं सकती। वो रिश्ता नाता तोड़ चुके हैं, तुम्हें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता राकेश। नेहा, तुम्हें अब हकीकत को समझ जाना चाहिए। आज हमारे साथ नाता नहीं रखना चाहते, कल नाता फिर से जुड़ भी सकता है। मिलना और बिछुड़ना एक सिक्के के 2 पहलू हैं। समयानुसार सिरे बदलते रहते हैं। राकेश, तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि अधिक मत सोचो। यदि बुलावा आता है तब शादी में शामिल होना, और यदि नहीं बुलाते तब दिल और दिमाग पर अधिक जोर नहीं देना। शायद नियति को यही मंजूर है। बिन बुलाए शादी में शामिल नहीं होना। मैं जरूर जाऊंगी। बिन बुलाए? हाँ, घर की बेटी हूँ, मुझे बुलावे की क्या ज़रूरत? नेहा, तुम सही कह रही हो। घर के सदस्यों को किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जब रिश्तों में खटास हो तब बिन बुलाए हरगिज नहीं जाना चाहिए। नेहा, यह मेरा मत है और सयाने और बुजुर्गों ने भी ऐसा ही कहा है। मैं जाऊंगी। एक बार फिर से सोच लो। मैं नहीं जाऊंगा। मेरा साथ नहीं दोगे? साथ पूरे जीवन में देना है, पर मेरे ससुराल में मेरा सम्मान नहीं होता, और जहाँ स्वयं को अपमानित महसूस करो वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं अब भी यही कहूँगा कि जब तक न्योता नहीं आए जाना मत। तुम्हें सती की कथा तो मालूम ही है। कौन सी कथा? जब दक्ष ने यज्ञ आयोजित किया तब उसने अपनी पुत्री सती और जमाई शिवजी को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि शिवजी को कभी मन से सती का पति स्वीकार नहीं किया। मुझे भी तुम्हारे माता पिता ने आज तक जमाई के रूप में स्वीकार नहीं किया है। सती यज्ञ में जाने की आतुर थी, जैसे तुम हो। शिवजी ने सती को मना किया, जो मैं कर रहा हूँ। मैं जाना चाहती हूँ। यदि सती की तरह तुम भी जाना चाहती हो, मैं नहीं रोकूंगा। दक्ष ने सती और शिवजी का अपमान किया, सबका सिंहासन रखा, लेकिन शिवजी के लिए कोई सिंहासन नहीं था। सती अपमानित हुई और अग्निकुंड में अपनी जान दे देती है। कुछ क्षण के बाद राकेश ने कहा, यदि जाना चाहती हो जरूर जाओ, परंतु यदि अपमानित महसूस करो तब चुपचाप वहाँ से प्रस्थान करना और घर आ जाना। आप भी साथ चलो। नहीं, मुझे आज तक ससुराल में मान नहीं मिला। मैं शुभ विवाह के अवसर पर अपमानित नहीं होना चाहता।
राकेश ने रोका तो बहुत, परंतु नेहा भावनाओं में बहकर अपनी छोटी बहन डॉली के विवाह पर अपने मायके पहुंच गई। घर में विवाह की हलचल चारों ओर थी। 800 गज के क्षेत्र में बनी विशाल और भव्य कोठी के गेट पर ऑटो से नेहा उतरी। एक नज़र कोठी पर डाली। चारों ओर जगमगाती बत्तियों के बीच छटा निराली ही थी। होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और ऑटो वाले को किराया दिया। अपना सूटकेस गेट पर रखा और वॉचमैन से गेट खोलने को कहा। वॉचमैन नया था और वह नेहा को नहीं पहचानता था। नेहा लगभग 1 साल बाद अपने मायके आई थी। किससे मिलना है? वॉचमैन के इस प्रश्न पर नेहा भड़क गई। क्या मतलब है तुम्हारा? अपने घर में जाने के लिए मुझे किसी से पूछना होगा? चलो सामान अंदर पहुंचाओ और गेट खोलो। मैं आपको नहीं जानता। अपना नाम बताए और किससे मिलना है? कोठी के वॉचमैन का उसे रोकना और उसका नाम पूछना नेहा को अपमानित कर गया। उसने स्वयं ही कोठी का गेट खोलने लगी और गेट को ढकेलने लगी। वॉचमैन ने नेहा का हाथ पकड़ लिया और गेट नहीं खोलने दिया। नेहा वॉचमैन के रवैये पर हैरान हो गई। कुछ पलों तक नेहा चुपचाप वॉचमैन को घूरती रही, फिर सूटकेस हाथों में लिया और दरवाजे को खोल अंदर गई। उसी समय उसके माता पिता और चाची बाहर आए। BMW कार जाने के लिए तैयार खड़ी थी। ड्राइवर ने कार का गेट खोला। नेहा के माता पिता ने नेहा को देखा और अनदेखा कर कार में बैठ गए। चाची नेहा के समीप आई और तीखे स्वर में बोली, नेहा तुम यहाँ क्यों आई? चाची, डॉली मेरी छोटी बहन है, उसकी शादी में आई हूँ। जब तुम्हें बुलाया ही नहीं तब क्यों आई? आपने ही तो शादी का बताया था। मैंने तुम्हें बताया था, कोई आमंत्रण नहीं दिया था। बिना आमंत्रण किसी के विवाह में सम्मिलित नहीं होते, यह तो तुम्हें मालूम होगा। क्या अपनों को भी आमंत्रण की आवश्यकता होती है? नेहा, जब तुम्हारे पापा नहीं चाहते, अब तुम वापस चली जाओ। चाची, तुम्हारे कहने से तो नहीं जाऊंगी, मैं पापा से बात करती हूँ। इतना कहकर नेहा कार की ओर बढ़ी। नेहा रुको, आगे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमने तुम्हें नहीं बुलाया तब शादी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पापा क्यों? मुझे पसंद नहीं कि इस शादी में तुम अपनी गरीबी सबके सामने दिखाकर मेरी नाक कटवाओ। डॉली की शादी हमारे से भी ज़्यादा अमीर खानदान में हो रही है। शादी के समारोह में शहर के क्या, देश के अमीर व्यापारी, उद्योगपति और सरकारी अधिकारी उपस्थित होंगे। उनके सामने मैं तुम्हारे फटीचरपने की नुमाइश नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी भनक लगे कि मेरी लड़की 2 कमरों के टूटे फूटे फ्लैट में रहती है और मेरा जमाई छोटी मोटी नौकरी करता है। इसीलिए डॉली की शादी में कोई जगह नहीं है। क्या आपकी नज़रों में सिर्फ रुपया पैसा ही सब कुछ है? रिश्ते भी रुपए के तराजू में तुलते हैं। लड़की भी पराई हो गई। तुम हमारे लिए तभी पराई हो गई जब तुमने 2 टके के छोकरे से शादी कर हमारे मुख पर कालिक पोती थी। यह तुम क्या जानो कि हमने अपमान का घूंट कैसे पिया था। जितनी तनख्वाह राकेश को मिलती है उससे ज़्यादा के नौकर मेरे ऑफिस में धक्के खाते हैं। नेहा, तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं। अब रास्ते से हट जाओ। हमें डॉली की शादी की शॉपिंग पूरी करनी है। इतना कहकर पापा ने ड्राइवर को कार चलाने को कहा और खिड़की के शीशे बंद कर दिए। कार चली गई। नेहा चुपचाप कोठी के बाहर फुटपाथ पर गुमसुम बैठ गई। वॉचमैन ने नेहा से माफ़ी मांगी क्योंकि वह पहचान नहीं सका। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम अपना फर्ज निभा रहे थे। कहाँ जाओगी बहन? वॉचमैन के मुंह से प्यार भरा बहन शब्द सुनकर नेहा की आंखें भर गई। माता पिता ने नाता तोड़ दिया और एक मामूली सा इंसान इंसानियत का आदर्श बन गया। ऑटो, नेहा ने हल्के से सिर्फ इतना ही कहा। वॉचमैन ने एक खाली जा रहे ऑटो को रोका। नेहा ऑटो में बैठी। घर पहुंचकर राकेश के सीने पर अपना सर टिका दिया। राकेश ने नेहा को बाहों में लिया। राकेश, मैं तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुश हूँ। अब मैं कभी अपने मायके नहीं जाऊंगी। और नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।